गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूट्यूब चैनल के विशुद्धि बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास सेल डिवीज़न की थर्ड क्लास है। इसके पहले मैंने सेकेंड क्लास में ये 3 टाइप्स हैं जो सेल डिवीज़न के, इसमें एमाइटोसिस के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं हम लोग। तो पिछली क्लास में आप जाकर के एमाइटोसिस के बारे में स्टडी कर सकते हैं। आज की क्लास हमारी होगी माइटोसिस सेल डिवीज़न एंड मियोसिस सेल डिवीज़न। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम फर्स्ट माइटोसिस सेल डिवीज़न के बारे में स्टडी करेंगे। तो माइटोसिस सेल डिवीज़न क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं, फिर मियोसिस के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम बात करें माइटोसिस सेल डिवीज़न, माइटोसिस सेल डिवीज़न को ही हम इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं, इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं, इक्वेशनल डिवीज़न। इसके पहले वाली क्लास में भी हमने बताया था जैसा कि माइटोसिस सेल डिवीज़न को ही इनडायरेक्ट डिवीज़न भी कहते हैं, इनडायरेक्ट डिवीज़न भी कहते हैं। इसके पहले की क्लासेस में एमाइटोसिस के बारे में हमने बताया था। एमाइटोसिस जो होता है वो डायरेक्ट डिवीज़न होता है। जैसे एक सेल था, न्यूक्लियस है, ये जो है डायरेक्ट न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं। जब न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं कैरियोप्लाज्म, एंड जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होते हैं तो साइटोप्लाज्म मीन्स एक सेल जो है 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है एमाइटोसिस के बारे में चर्चा हमने किया था कि ये डायरेक्ट डिवीज़न होता है, लेकिन यहाँ पे जो माइटोसिस सेल डिवीज़न को हम इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है इसके इक्वेशनल डिवीज़न कहने का मतलब ये है, इनडायरेक्ट डिवीज़न कहने का मतलब ये है कि ये जो सेल डिवाइड होंगे ये डायरेक्ट डिवीज़न नहीं होता है। इसमें जो है माइटोसिस में आगे हम पढ़ाते हैं अभी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 4 स्टेप आते हैं। सब में न्यूक्लियस के अंदर जितने भी मटेरियल्स हैं सब में चेंजिंग आती है हर एक स्टेप में। इसके बाद वह जो है कि डिवीज़न होता है। अभी फिलहाल हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इक्वेशनल डिवीज़न क्यों कहते हैं। क्योंकि एक सेल से अगर यह या तो हेप्लॉइड सेल है या डिप्लॉइड सेल है, या तो ये हेप्लॉइड सेल होगा या डिप्लॉइड सेल होगा, डिप्लॉइड सेल होगा। तो एक सेल से 2 इन इक्वल डॉटर सेल में डिवीजन हो रहा है फ्रॉम अ पेरेंट सेल। दिस प्रोसेस इज नोन एज द माइटोसिस सेल डिवीजन। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अगर यह डिप्लॉयड सेल है तो डिप्लॉयड ही नेचर में न्यू डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। अगर यह हेप्लॉयड सेल है, अगर यह सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हेप्लॉयड सेल है तो जो न्यू डॉटर सेल फॉर्म होंगे वो भी सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होंगे, हेप्लॉयड सेल ही होंगे। मतलब इक्वेशनल का मतलब जो पेरेंट्स में है वही सेम डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम्स रिमेन कांस्टेंट। क्रोमोसोम जितना इनमें है उतना ही इक्वल होगा डॉटर सेल में भी, इसलिए हमने इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप आते हैं, जैसा कि हम इसे बात करेंगे स्टूडेंट्स कि नेक्स्ट इट वाज डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहले माइटोसिस सेल डिवीजन को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे डब्ल्यू फ्लेमिंग। साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया, इसे टर्म दिया था इट वाज डिस्कवर्ड बाय, या फिर कह सकते हैं कॉइन द टर्म। ये डब्ल्यू फ्लेमिंग ने एनिमल सेल के अंदर इसे डिस्कवर्ड किया था, जबकि स्ट्रासबर्गर साइंटिस्ट हैं ये लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, आप इसे अंडरलाइन इन्वर्टेड कॉमा करते रहिएगा। स्ट्रासबर्गर साइंटिस्ट हैं, इन्होंने प्लांट सेल के अंदर जो है कि इसे डिस्कवर्ड किया था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इट अकर इन बोथ हेप्लॉयड सेल एंड डिप्लॉयड सेल। दोनों ही हेप्लॉयड सेल हो या फिर डिप्लॉयड सेल, दोनों में ये पाए जाते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन। मतलब कि हेप्लॉयड सेल, जैसे एक सेल हो गया हेप्लॉयड हो गया, सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये जो होते हैं सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये होंगे। तो यहाँ पे हेप्लॉयड है तो यहाँ पे भी माइटोसिस होता है। अगर यह डिप्लॉयड है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो यहाँ पे भी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। तो ये जो बन रही है ये जो है डॉटर सेल हो रहा है, ये डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी 2 डॉटर सेल फॉर्म हो रहे हैं।
2 डॉटर सेल फॉर्म हो रहे हैं। और ये कैसे हो गए? पेरेंट सेल, पेरेंट सेल, ये भी हो गए पेरेंट सेल। तो हम इस पॉइंट के कहने का मतलब ये है कि ये हैप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस सेल डिवीजन होते हैं। मतलब यह हैप्लॉइड सेल है तो हैप्लॉइड सेल ही इनके डॉटर सेल होंगे, और यह डिप्लॉइड सेल है तो डिप्लॉइड सेल में ही इनके डॉटर सेल होंगे। ऐसा नहीं है कि ये डिप्लॉइड है तो हैप्लॉइड में हो जाएगा। ये हम आगे चल के बताएंगे ये किस में होता है, मियोसिस सेल डिवीजन में होता है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाना, इसलिए उसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। आगे हम उस पॉइंट का चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हैप्लॉइड में भी माइटोसिस होता है और डिप्लॉइड में भी माइटोसिस होता है, दोनों केसेस में माइटोसिस सेल का डिवीजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख पाते हैं फॉर्मेशन ऑफ 2 इन इक्वल डॉटर सेल। 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों ही सेल कैसे होते हैं, बिल्कुल इक्वली डिवीजन होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं। 2 इक्वल इन डॉटर सेल फ्रॉम अ पेरेंट सेल, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होना, दोनों ही डॉटर सेल बिल्कुल इक्वल होंगे, जिसके अंदर हम देख पा रहे हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट होते हैं। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड ही रहेगा डॉटर सेल में, अगर डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पे हम देख पाएंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन कांस्टेंट आर कॉल्ड माइटोसिस सेल डिवीजन। इसे हम माइटोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। जहां पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इस टाइप का अगर डिवीजन हो रहा है तो माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे माइटोसिस सेल डिवीजन ऑकर इन वेजिटेटिव या फिर सोमैटिक सेल। ये सभी के सभी सोमैटिक सेल में या वेजिटेटिव सेल में प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं माइटोटिक सेल। एक होता है जर्मिनल सेल, एक होता है सोमैटिक सेल। जर्मिनल सेल वो सेल हमारे बॉडी का होते हैं जो कि गैमेट फॉर्मेशन में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वह सेल नेक्स्ट जनरेशन तक पास आउट होते हैं। लेकिन सोमैटिक सेल वो सेल होती हैं जो कि गैमेट फॉर्मेशन में इनका कोई रोल नहीं होता है, ये गैमेट फॉर्मेशन में कोई भाग नहीं लेते हैं ये। तो ये जो होंगे क्या, सभी सोमैटिक सेल में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है या वेजिटेटिव सेल में माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस सेल डिवीजन जो होगा मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। भाई ये सेल है, एक सेल से 2 बना, 2 सेल से 4 सेल बनेंगे, 4 से 8 सेल बनेंगे, तो इनके ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है मुख्य रूप से माइटोसिस सेल डिवीजन। आगे हम चर्चा करते हैं सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि सेल साइकिल जो होती है, एक साइकिल जब चलती है और ये साइकिल जब कंप्लीट होती है तो ये क्या, सेल डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अ ग्रोइंग सेल अंडरगोज अ साइकिल, सेल साइकिल दैट कंसिस्ट एसेंशियल ऑफ 2 पीरियड्स। एक साइकिल, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक साइकिल स्टार्ट हुआ। साइकिल का मतलब एक साइकिल जो स्टार्ट हुई, जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं जाके ख़त्म हुआ, ये क्या होगा, एक साइकिल हुआ। एक साइकिल चली, जैसे से एक साइकिल कंप्लीट हुआ इसके बाद फिर सेल डिवाइड होते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे जो सेल साइकिल, ये एसेंशियल ऑफ 2 पीरियड्स, 2 पीरियड्स में होते हैं। 1-2 होगा, हम देख पाएंगे यहाँ पे इंटरफेज, और सेकेंड होगा जो एम फेज। यहाँ पे एक होगा इंटरफेज और सेकेंड होगा एम फेज। मीन्स ये जो साइकिल है, इस साइकिल में यहाँ पे मैं थोड़ी स्टेप यहाँ बना दिया, ये क्या हो गया टोटल एम फेज, और यहाँ से यहाँ तक पूरा स्टेज जो है ये दिस रीजन इज नोन एज द इंटरफेज। अभी हम इसे एक्सप्लेन करते हैं बोर्ड पे बड़े से डायग्राम में, बस आउटलाइन समझाने के लिए, पॉइंट समझाने के लिए मैंने आउटलाइन दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है इंटरफेज हो गया, दूसरा एम फेज हो गया। इंटरफेज का काम ये है, इंटरफेज को हम आर ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरफेज टोटली है ये रेस्टिंग फेज है, बिकॉज इंटरफेज को हम प्रिपरेटरी फेज भी कह सकते हैं। इसमें जो सेल है कुछ इस तरह से होगा, एक G1 फेज होगा, S फेज होगा, G2 फेज होगा, मतलब ये तीनों फेज आएंगे। इस तीनों फेज में सेल क्या करती है, अपने आप को मैच्योर होता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है,
जैसे इस स्टेज में प्रिपेयर कर चुका, ये जैसे ही मूव करेगा अब एम फेज में आएगा। एम फेज को ही हम डिविजनल फेज के नाम से भी जानते हैं, डिविजनल फेज के नाम से जानते हैं, डिविजनल फेज के नाम से जानते हैं। तो जैसे एम फेज में आया तो अब सेल क्या होगी, प्रिपेयर हो चुकी है इंटरफेज में, तो अब इसमें डिवाइड होने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें भी एम फेज आर कैटेगराइज टू टाइप में होता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, तो इसमें हम स्ट्रक्चर को बड़े से डायग्राम में ड्रा करके इसके बाद हम इसे समझते हैं। थोड़ी सी इस पॉइंट को देख लिया जाए। अकर इन द न्यूक्लियस, इसमें कहने का मतलब स्टेज है रेस्टिंग स्टेज है, बिकॉज नो विजिबल चेंजेस अकर इन द न्यूक्लियस। मीन्स ये जो सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर नो विजुअल चेंजेस, कोई भी चेंजिंग नहीं दिखती है इन द न्यूक्लियस। जो ये इंटरफेज है, इस पूरे इंटरफेज में कोई चेंजिंग नहीं दिखती है, बस अपने आप को ये ग्रोथ करता है और प्रिपेयर करता है। एक एक करके समझते हैं। ड्यूरिंग इंटरफेज द क्रोमोजोम्स, ये देखिए द क्रोमोजोम्स आर विजिबल, बट क्रोमोजोम्स दिखेगा लेकिन किस स्टेज में दिखेगा, किस फॉर्म में दिखेगा, एंगल ऑफ फाइन, एंगल मतलब कि लिपटा हुआ रहता है, विजिबल एंगल ऑफ फाइन थ्रेड कॉल्ड क्रोमोजोम क्रोमैटिन्स। ये जो सेल है, सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आप देखेंगे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर, ये क्या है, क्रोमोजोम्स है, जो कि टैंगल मतलब कि लिपटा हुआ है, क्वाइलिंग है। और ये कैसे दिख रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, थ्रेड लाइक है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन के नाम से जानते हैं, क्रोमैटिन के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। अगर इसको मैं बाहर दिखाऊं तो ये जब बाहर आएगा, क्रोमैटिन के नाम से जानते हैं। जैसे ही यह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकाल के हम इसे दिखाएं तो ये बाहर, ये इसे भी मैं यहाँ से थोड़ी स्पेस बना रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं बाहर दिखाऊं तो यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये आगे बढ़ता है, आगे जो कंडेंस फॉर्म में हो जाता है, कंडेंस फॉर्म में हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, फिर क्रोमोजोम्स फॉर्म हो जाते हैं। तब यहाँ पे हम इसे क्रोमोजोम के नाम से जानते हैं। तो अभी तक तो ये क्या है, क्रोमैटिन के फॉर्म में विजिबल हो पा रहा है, देख पा रहे हैं हम। इंटरफेज कंप्राइजेज G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, 3 टाइप्स में। ये इंटरफेज देख पा रहे हैं आप, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज है। अब इसको हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, इसे हम एक एक करके सभी फेज को स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स।